अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फन। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हमारा टॉपिक मशीन डिज़ाइन का है, जो कि है वेल्डिंग और वेल्डिंग के तरीके और उसके बाद वेल्डिंग की इकसाम। तो अभी हम तारीफ़ के बारे में देखते हैं कि वेल्डिंग की क्या तारीफ़ है। दो या दो से ज़्यादा धाती टुकड़ों को पिघलाकर या पिघलाए बगैर फिलर रॉड और प्रेशर की मौजूदगी या गैर मौजूदगी में मुस्तकिल तौर पर जोड़ने के अमल को हम क्या कहते हैं, वेल्डिंग। तो यहाँ आप देखें, यहाँ जो फिलर रॉड का जो नेम दिया है, फिलर रॉड बेसिकली क्या है, ये जो इलेक्ट्रोड है जिसको आप यूज़ करते हैं आर्क पैदा करने के लिए जब सर्किट कंप्लीट होता है और हमारा जो इलेक्ट्रोड होता है वो पिघलना शुरू हो जाता है और दो जोड़े जाने वाले जो हिस्से होते हैं उनके दरमियान जो खला होती है उसको ये पूरा कर देता है और हमारे पास जो वेल्डिंग का जो प्रोसेस है वो वकूफ़ पज़ीर हो जाता है। अब हमारे पास वेल्डिंग के तरीके हैं। वेल्डिंग के दो बड़े तरीके होते हैं, एक फ्यूजन वेल्डिंग होता है और दूसरा हमारे पास सॉलिड स्टेट वेल्डिंग होता है। मज़ीद फ्यूजन वेल्डिंग की हमारे पास तीन इकसाम होती हैं। पहली थर्माइट वेल्डिंग, दूसरी गैस वेल्डिंग, तीसरी इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। और सॉलिड स्टेट वेल्डिंग की बात करें तो इसकी हमारे पास तीन टाइप्स होती हैं, फ्रिक्शन वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग और डिफ्यूजन वेल्डिंग। अभी हम देखते हैं, फ़र्क देखते हैं फ्यूजन वेल्डिंग और सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में होता क्या है। तो फ्यूजन वेल्डिंग जो कि वेल्डिंग का एक तरीका है, तो इस वेल्डिंग में हमारे पास इस वेल्डिंग प्रोसेस में सिर्फ हरारत का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें जैसे आपको पता है, आर्क वेल्डिंग भी एक फ्यूजन वेल्डिंग की जो एक किस्म है जिसमें इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करके आर्क प्रोड्यूस करते हैं और जो इलेक्ट्रोड है उसको हम क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं और मेल्ट करने के बाद जो है वो जब खला में जाके उसको पोर करता है तो हमारे पास वेल्डिंग का जो प्रोसेस है वो हो जाता है। तो इसमें सिर्फ हरारत का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जब हम सॉलिड स्टेट वेल्डिंग की बात करेंगे तो इसमें हमारे पास हरारत और दबाव दोनों को मिलाकर इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे हमारे पास फोर्ज वेल्डिंग होती है। अब फोर्ज वेल्डिंग क्या होती है? फोर्ज वेल्डिंग क्योंकि इसकी मिसाल की में आती है तो हम जो फोर्ज वेल्डिंग है उसको अगर हम समझ गए तो फिर हम सॉलिड स्टेट वेल्डिंग भी समझ जाएंगे। अब क्या होता है फोर्ज वेल्डिंग में, अब हरारत की मदद से धातु टुकड़ों को पिघलाकर हैमर की मदद से चोट लगाकर वेल्ड किया जाता है। तो पहले हरारत करते हैं, हरारत से हम क्या करते हैं, उनको गर्म कर लेते हैं जो जोड़े जाने वाले हिस्से होते हैं, और जब वो गर्म हो जाते हैं तो फिर हम हैमर की मदद से ज़रब लगाते हैं ताकि उन पे प्रेशर अप्लाई हो सके और फिर इस तरह वो जुड़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं फ्यूजन वेल्डिंग की जो है वो इकसाम के बारे में। तो इसकी हमारे पास तीन इकसाम हैं। पहली है थर्माइट वेल्डिंग। तो इसको हम देखते हैं, दो या दो से ज़्यादा धातु टुकड़ों को एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन से पैदा होने वाली हरारत से पिघलाकर या हरारत की मदद से पिघलाकर मुस्तकिल तौर पर जोड़ने का अमल क्या कहला रहा है, ये हमारे पास थर्माइट वेल्डिंग कहला रहा है। अब यहाँ एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन जो है, ये हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जब ये वक़ूफ़ पज़ीर होता है, जब ये अकर होता है तो इसमें हरारत जो होती है वो ख़ारिज होती है। तो जब हरारत ख़ारिज होती है तो उस हरारत का इस्तेमाल करने के बाद जो है, उस हरारत की मदद से हम क्या करते हैं, जो धात होती है उसको पिघला के उनको हम क्या कर लेते हैं, वेल्ड कर लेते हैं। अब यहाँ जो एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन है वो दो रिएक्टेंट्स के दरमियान में होगा। पहला आयरन ऑक्साइड और दूसरा एल्यूमिनियम पाउडर। तो एल्यूमिनियम पाउडर और आयरन ऑक्साइड के दरमियान एक केमिकल रिएक्शन होगा जो कि एक्ज़ोथर्मिक टाइप का होगा, मतलब हरारत ख़ारिज होगी। और जब हरारत ख़ारिज होगी उसका इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, धात को पिघला के उनको हम क्या कर लेंगे, वेल्ड कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है गैस वेल्डिंग। दो या दो से ज़्यादा धातु टुकड़ों को ऑक्सीजन और फ्यूल गैस के मुरक्कब से या मिक्सचर से पैदा होने वाले शोले की मदद से पिघलाकर मुस्तकिल तौर पर जोड़ने के अमल को हम क्या कहते हैं, गैस वेल्डिंग कहते हैं। अब यहाँ फ्यूल गैस का जो मैंने इस्तेमाल किया है वो फ्यूल गैस जो है, तो यहाँ फ्यूल गैस के तौर पे एस्ट्रिलीन, और या फिर आपके पास आपने नाम सुना है ना आगे कि हमारे पास ऑक्सी एस्ट्रिलीन गैस वेल्डिंग होती है या ऑक्सी हाइड्रोजन गैस वेल्डिंग होती है। तो ऑक्सीजन के साथ कम्बिनेशन में हम कोई सी भी कंबस्टिबल या आतिशगीरी गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि एज अ फ्यूल का काम करेगी, शोला पैदा करने में, शोला बनाने में जो है वो मदद करेगी। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो यही है कि इन दोनों का हम मिक्सचर से हम एक शोला बनाएंगे जिसकी मदद से धात को पिघला के हम वेल्ड कर लेंगे। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग हमारे पास है बेस मेटल और इलेक्ट्रोड के दरमियान। इलेक्ट्रोड तो आपको पता है कि जो तीसरी धात का इस्तेमाल करते हैं जो कि दो धातु टुकड़ों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो बेस मेटल क्या है, जिसको जिन दो धातु टुकड़ों को हमने जोड़ना है, तो बेस मेटल और इलेक्ट्रोड के दरमियान पावर सोर्स
के ज़रिए आर्क पैदा करके हरारत की मदद से हम मुस्तकिल तौर पर जोड़ने के अमल को क्या बोलते हैं? ये हमारे पास इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग कहलाता है। तो ये आर्क जो है वो पावर सोर्स से पैदा हुई है, जो कि किसके दरमियान पैदा हुई है? इलेक्ट्रोड और बेस मेटल। बेस मेटल से क्या मुराद है? वो धातु टुकड़े जिनको हम जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो आर्क पैदा हुई, उससे हरारत पैदा हुई और वही धातु को पिघला के उस हरारत की मदद से हमने वेल्ड कर लिया। अब वेल्डिंग के फ़वाइद और वेल्डिंग के नुकसानात। तो पहला है, वेल्डिंग जॉइंट की कारकर्दगी सबसे ज़्यादा होती है, यहाँ तक कि 100% तक हो सकती है। मतलब ये बड़े एफिशिएंट किस्म के, बड़े कारगर किस्म के जो है जॉइंट होते हैं, कंपेयर टू अगर हम मुवाजना करें रिवेटेड जॉइंट के। वेल्डेड स्ट्रक्चर रिवेटेड स्ट्रक्चर की निस्बत हल्के होते हैं। क्यों हल्के होते हैं? क्योंकि इसमें हम ये देखते हैं कि जो रिवेटेड स्ट्रक्चर होता है, जब वो जॉइंट बनता है तो रिवेट के लिए तो सबसे पहले ड्रिलिंग करना पड़ती है, सारा प्रोसेस करना पड़ते हैं, खाका, ड्राइंग, ड्रिलिंग, पंचिंग, और उसके अलावा जो है रिवेट को भी इसके अंदर डालना पड़ता है ताकि हमारे पास जो है ऐड करना पड़ता है ताकि जॉइंट हमारे पास बन सके। तो जब ये रिवेटेड जॉइंट बनता है तो इसमें रिवेट का वज़न भी क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। तो इस वजह से रिवेटेड जॉइंट भारी होते हैं और वेल्डेड जॉइंट क्या हल्के होते हैं। वेल्डिंग का अमल रिवेटिंग की निस्बत कम वक्त में हो जाता है। क्यों कम वक्त में हो जाता है? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि रिवेटेड में तो हमारे पास खाका कशी होती है, मार्किंग होती है, सुराख करने के लिए ड्रिलिंग होती है, ड्रिलिंग, और फिर पंचिंग का भी इजाफी काम करना पड़ता है, जबकि वेल्ड में ऐसा नहीं करना पड़ता। इस वजह से वेल्डिंग में कम टाइम लगता है। वेल्डिंग से इंतहाई खूबसूरत जोड़ बनाया जा सकता है। अक्सर आपने देखा होगा जब हम किसी भी चीज़ पे हमने वेल्डिंग की होती है तो अक्सर ऐसे फ़नी महारत के हामिल वेल्डर होते हैं जो कि इस तरह की वेल्डिंग करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि वो वेल्डिंग नहीं बल्कि कोई डिज़ाइन या पैटर्न बनाया हुआ है। तो इस वजह से हम वेल्डिंग से अपने वेल्ड तो कर ही सकते हैं और साथ उसकी खूबसूरती में भी इजाफा कर सकते हैं। अब रिवेटिंग के दौरान शोर पैदा होता है, जबकि वेल्डिंग के दौरान शोर पैदा नहीं होता, क्योंकि रिवेटिंग में हम ड्रिलिंग भी कर रहे होते हैं, पंचिंग भी कर रहे होते हैं, तो ये सारे जो प्रोसेस हैं, अवामिल हैं, शोर पैदा कर रहे होते हैं, जबकि वेल्डिंग में ऐसा नहीं होता। अब वेल्ड शुदा हिस्सों पर मशीनिंग अलाउंस कम मिकदार में दरकार होती है। अब मशीनिंग अलाउंस यही है कि आप जानबूझ के एक अलाउंस छोड़ते हैं। जैसे आप सैंड कास्टिंग के ज़रिए कोई वर्क पीस बना रहे हो और आपने 25 मिलीमीटर का बनाना है, तो आप जानबूझ के कोई 1 मिलीमीटर इजाफी बनाओगे, क्योंकि जब वो बन के आएगा तो उसकी जो बैरूनी सतह होगी वो रफ़ होगी, साफ़ नहीं होगी। तो फिर आप क्या करेंगे? उसको मशीनिंग प्रोसेस करके, फिनिशिंग प्रोसेस करके उसको अपनी फ़ाइनल डायमेंशन में लेके आएंगे, जो कि 25 मिलीमीटर होगी। अब वेल्ड जोड़ रिवेटेड जोड़ के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा पुख्ता होते हैं। अब अगर हम वेल्डिंग के या वेल्ड जोड़ के नुकसानात के बारे में बात करें तो वेल्ड किए हुए जोड़ में फैलाव और सिकुड़ाव की गुंजाइश नहीं होती। क्या मतलब है? कि यही बात है कि जैसे आपको पता है धात की एक ख़ासियत होती है कि जब उसको हम गर्म करें तो वो फैलती है और ठंडा करें तो वो सिकुड़ती है। तो यही एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से या फैलाव और सिकुड़ाव की वजह से क्या होता है? क्लीयरेंस तो इसके अंदर होती नहीं, तो जो हमारा वेल्ड जॉइंट होता है उसमें क्रैक आना शुरू हो जाता है, जिससे उसमें नकाइस पैदा होने शुरू हो जाते हैं और वो कमज़ोर पड़ जाता है। दूसरा है कि दो धाती जोड़ पर वेल्डिंग के दौरान जो है थर्मल स्ट्रेस इजाफी तौर पर पैदा होती है, जो कि जोड़ को कमज़ोर कर देती है। थर्मल स्ट्रेस हमने पढ़ा है कि जब भी हम किसी बॉडी या जिस्म को गर्म करते हैं और उसके फैलाव और सिकुड़ाव को हम रोक लेते हैं, आज़ादाना उसे फैलने या सिकुड़ने नहीं देते, तो उसके अंदर थर्मल स्ट्रेस पैदा होना शुरू हो जाती है। यहाँ भी ऐसी है कि हम जब चीज़ को गर्म करते हैं और वो फिर ठंडी होती है तो उसके अंदर थर्मल स्ट्रेस जो है वो पैदा हो जाती है और उससे हमारे पास क्या होता है? जोड़ भी कमज़ोर हो जाता है। अब रिवेटिंग के मुकाबले में वेल्डिंग शुदा काम की इंस्पेक्शन जो है वो ज़्यादा मुश्किल होती है। क्यों वेल्डिंग की इंस्पेक्शन इसलिए जो है वो मुश्किल होती है और महंगी भी होती है कि इसके वेल्डिंग जोड़ के नकाइस के मुआयने के लिए ज़्यादा वक्त लगता है, कीमती और पेचीदा आलात दरकार होते हैं। मसलन जैसे मैं एग्जांपल दूँ, एक्सरे के ज़रिए नकाइस का पता लगाना। तो इन सब चीज़ों को डिटेक्ट या शनाख्त करने के लिए नकाइस को हम एक वेल्डिंग मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो वेल्डिंग इंस्पेक्टर हायर करती हैं, जो कि तजर्बाकार और फ़नी महारत का हामिल वेल्डर होता है।
वो मतलब वेल्ड की इंस्पेक्शन करता है। जो वेल्डर होते हैं फ़नी महारत के हामिल, वो तो वेल्डिंग करते हैं, उसके बाद उसकी इंस्पेक्शन भी उतनी ही ज़रूरी है। इस वजह से ज़्यादा कीमती और पेचीदा आलात एक तो हमें परचेज़ करना पड़ते हैं, और एडवांस टेक्निक एक्सरे के ज़रिए, और फिर वेल्डिंग इंस्पेक्टर भी हायर करना पड़ता है। तो इससे हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट भी जो है वो बढ़ जाती है, और इसकी इंस्पेक्शन भी हमारे पास क्या हो जाती है, मुश्किल हो जाती है, क्योंकि एडवांस टेक्निक और मशीनें भी वो होती हैं जदीद। तो उसको चलाने के लिए बंदा भी ऐसा होना चाहिए जो कि उसको ऑपरेट भी कर कर सके। फिर वेल्डिंग के लिए इंतहाई माहिर कारीगर और निगरान अमला की क्या होती है, ज़रूरत होती है। ये मैंने आपको ये बताया कि स्किल पर्सन का होना बड़ा ज़रूरी है। अगर बंदे के पास फ़नी महारत नहीं है, तजर्बा नहीं है, तो वो उस मुकाबले की वेल्डिंग नहीं कर सकता जो कि तजर्बे के हामिल लोग, ये जो है फ़नी महारत के हामिल लोग जो बंदे कर सकते हैं। तो तजर्बा बहुत मायने रखता है वेल्डिंग में। तो यही था हमारा आज का टॉपिक। तो बस रिक्वेस्ट यही है कि कीप शेयरिंग एंड कीप प्रोमोटिंग माय चैनल एज़ मच एज़ यू कैन। और दूसरा ये कि नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो है थोड़ी सी कैलकुलेशन बेस्ड वेल्डिंग पे और फिर न्यूमेरिकल में इन डेप्थ स्टडी करेंगे। टिल देन खुदा हाफिज़।